Avion Education. Today we are going to start with CAR Section 2, Series E, Part 11. Subject है Acceptance of Foreign Approved Maintenance Organization यानी FAMO. अब ये जो सीरीज़ है इसका पर्पस ये था कि अब नाउअडेज जो एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस जो है ना बाहर के एएमओ से कॉन्ट्रैक्ट करे ले रही थी कि आप हमारा मेंटेनेंस करिए, तो वो बाहर की सर्विसेज लेने लगी. तो इसके लिए डीजीसीए को ये भी इंश्योर करना है कि सब कुछ डीजीसीए के स्टैंडर्ड से हो रहा है. बट देन जो फॉरेन अप्रूव मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो फेमो है, उसको अपने भी स्टेट के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, डीजीसीए के भी स्टेट से रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा. साथ ही साथ दूसरी भी जो एयरलाइंस उससे कॉन्ट्रैक्ट करें हुए उनके स्टेट के रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी पड़ रही है. तो इतने सारे मैनुअल्स बनाना, इतने सारे क्वालिटी एश्योरेंस करना, इतने सारे पर्सनल का रिक्वायरमेंट, इतने सारा मल्टीपल इंस्पेक्शन, इससे जो है बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था फेमो पर, फाइनेंशियल भी, और साथ ही साथ में ये स्टेबल नहीं था. मतलब जो स्टैंडर्ड था मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस का वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है. देखिए इतना सारा बर्डन है, इसको कैसे कम किया जाए. सो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि जिस स्टेट के पास में डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक एएमओ की अप्रूवल की, इट इज़ इन अ बेटर पोजीशन फॉर ओवरसाइट. सो रूल 133BA of Aircraft Rules 1937 provides for acceptance of FAMO in compliance with requirements specified by Director General. यानी किस तरह से हम लोग FAMO को एक्सेप्ट करेंगे. सो इस CAR में सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि किस तरह से एक FAMO को एक्सेप्ट किया जाएगा. सो पहले एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेबिलिटी है, उसके बाद में कंडीशंस देखेंगे एक्सेप्टेंस के. फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी ये है कि वो FAMO के पास FA पार्ट 145 रिपेयर स्टेशन अप्रूवल हो या फिर EASA पार्ट 145 अप्रूवल हो, तभी उस FAMO को एक्सेप्ट करा जा सकता है फॉर मेंटेनिंग इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या फिर कंपोनेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑन इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट. यानी कंपोनेंट में इंजन एंड एपीयू आता है. सो अब बात करते हैं कंडीशंस की. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटेनेंस परफॉर्म्ड बाय FAMO. FAMO के पास में जैसे कि अभी कहा है कि इनके पास में अप्रूवल होनी चाहिए या FA पार्ट 145 की या EASA पार्ट 145 की. साथ ही साथ में एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो जो कि इश्यूड बाय डीजीसीए हो कि ये लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पर. ध्यान रहे अप्रूवल जो है FA की होना चाहिए या EASA की, एक्सेप्टेंस डीजीसीए की होगी. सो जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस डीजीसीए इशू करता है वो विद इन लिमिट होता है टू द स्कोप ऑफ वर्क जो कि FA और EASA ने अप्रूव किया हुआ हो. यानी अगर FA एंड EASA ने बोइंग के लिए अप्रूवल दी है तो फिर डीजीसीए भी जो स्कोप देगा वो भी बोइंग का देगा. अगर FA एंड EASA ने सिर्फ इंजन एंड एपीयू कंपोनेंट्स के लिए दिया हुआ है तो फिर डीजीसीए भी सिर्फ इंजन एंड एपीयू के लिए देगा, ना कि फुल एयरक्राफ्ट के लिए दे देगा. यानी ये लिमिटेड रहता है. और साथ ही साथ में डिपेंड करता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडिया के साथ में, इंडियन ओनर के साथ में, या फिर डीजीसीए CARM के साथ में हुआ है, या फिर CAR 145 ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इस पर भी डिपेंड होती है लिमिटेशंस. अब बात करते हैं एयरवर्दीनेस रिलीज सर्टिफिकेट की. कंपोनेंट्स के लिए यानी इंजन और एपीयू के लिए इस सीरीज़ में हम लोग जब भी बात करेंगे कंपोनेंट्स की तो कंपोनेंट्स का मीनिंग है इंजन और एपीयू. सो कंपोनेंट्स के लिए EASA फॉर्म 1 इशू होगा एंड FA फॉर्म 81303-3 इशू होगा बाय EASA पार्ट 145 ऑर्गेनाइजेशन एंड FA पार्ट 145 ऑर्गेनाइजेशन रेस्पेक्टिवली. उसके बाद में अगर एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए है रिलीज सर्टिफिकेट तो फिर डीजीसीए फॉर्म 1 पर होगा. उसके बाद में FAMO में इफ़ेक्टिव इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, भले वो FA का हो या फिर EASA का पार्ट 145 हो. दोनों में ही एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि जिस के भी अकॉर्डिंग उनको अप्रूवल मिली है उसके अकॉर्डिंग पूरा कंप्लायंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा.
और साथ ही साथ में जो फार रिपेयर स्टेशन मैनुअल है या फिर यासा पार्ट 145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन है, यानी ये जो एमओई है, इनमें एक सप्लीमेंट होगा जिसका नेम होगा डीजीसीएस सप्लीमेंट। उसमें वो चीज़ें मेंशन्ड होंगी, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि इस सीएआर में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ इफेक्टिव पेजेस, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, इंट्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिबल पर्सन कमिटमेंट, अप्रूवल एंड लिमिटेशंस, एक्सेस बाय डीजीसीए, वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट, एडी, मेजर रिपेयर एंड मॉडिफिकेशन, एआरसी, सीआरएस, reporting of unairworthy conditions, aircraft technical records, condition to the confirmation of acceptance, मतलब ये सभी चीज़ें होंगी जो कि एडिशनल रिक्वायरमेंट है डीजीसीए की। इसका नेम होगा डीजीसीए सप्लीमेंट। साथ ही साथ में फेमो को एक्सेप्ट करना है कि डीजीसीए कभी भी एक्सेस कर सकती है उनकी फैसिलिटीज़ को, कभी भी, मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, ये नहीं कि रात में आ जाएगी जब सब बंद है। उनके नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कभी भी आ सकती है चेक करने के लिए कि हाँ यहाँ पे कंप्लायंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और साथ ही साथ में डीजीसीए जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब यफा या फिर यासा, जिसने भी उनको अप्रूवल इशू करी है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना रिकमेंडेशंस बताइए। ये जो फेमो ने एप्लीकेशन अपनी सेंड करी है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो फिर इसके आप वो बताइए, रिकमेंडेशन दिए कि हाँ या ना। अब जो भी है, अगर पॉजिटिव रिकमेंडेशन नहीं है तो फिर डीजीसीए नॉन एक्सेप्ट कर देगा। अगर पॉजिटिव रिकमेंडेशन वहीं पर से नहीं है तो डायरेक्टली डीजीसीए नॉन एक्सेप्टेंस कर देगा। सो ये थी रिक्वायरमेंट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक फेमो को चाहिए हैं फॉर एक्सेप्टेंस बाय डीजीसीए। सो नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन फॉर एडिशनल लाइन स्टेशंस एंड टाइप रेटिंग कैपेबिलिटी। मतलब जो ऑलरेडी हम लोगों के पास अप्रूवल था फेमो का, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, मतलब जिसका एक्सेप्टेंस की बात की, अब उसी को हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं। हम लोग ऑथराइजेशन की प्रिविलेजेस भी चाहते हैं एक अप्रूव्ड लाइन स्टेशन पर, तो फिर उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी हैं। कंप्लीटेड एंड साइंड डीजीसीए फॉर्म FM1 पर अप्लाई करना है, जिसके ऊपर इंडिकेट करना है कि कौन से लाइन स्टेशन के लिए है। साथ ही साथ लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम इंडियन ओनर और ऑपरेटर, प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू डीजीसीए सप्लीमेंट, मतलब डीजीसीए सप्लीमेंट में जो अमेंडमेंट होगा, जो एडिशन होगा कि इसके लिए भी चाह रहे हैं, ये चीज़ में जो अमेंडमेंट है इसका भी, ये भी अप्लाई करना है। साथ ही साथ में क्वालिफाइड सीआरएस सिग्नेटरीज की लिस्ट हो, जिनके पास बेसिक हो, लाइसेंस हो, कंपनी ऑथराइजेशन, टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट, इन सभी की लिस्ट हो। साथ ही साथ में रिलेवेंट इक्विपमेंट्स एंड टूल्स जो कि उस मेंटेनेंस सर्विस के लिए, लाइन पे जो मेंटेनेंस सर्विस होगी उसके लिए जो रिक्वायर्ड है, उनकी लिस्ट हो। ओनर या ऑपरेटर्स की लाइन मेंटेनेंस प्रोसीजर मैनुअल हो। साथ ही साथ में लाइन स्टेशन के जो लेआउट है, मतलब जो उनका यू कैन से मैप है, लेआउट है कि कहाँ पे पार्किंग होती, कहाँ पे टैक्सिंग होगी, कहाँ पे मेंटेनेंस होगी, कहाँ पे लैंडिंग, कहाँ पे टेक ऑफ, एक्सेट्रा, पूरा लेआउट हो। साथ ही साथ में रेलेवेंट एसएमआई चेकलिस्ट, मैनुअल्स, कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस पब्लिकेशन, सभी कुछ हो, और ये सारी मैनुअल्स हो, एंड साथ ही साथ अगर डीजीसी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बोलती है तो फिर वो भी हो। इसी के साथ में ये थी ऑथराइजेशन। अब अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने ऑथराइजेशन को, मतलब उसमें एडिशनल टाइप रेटिंग चाहते हैं, तो फिर सारे सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं विथ प्रोसीजर फॉर इनिशियल इशू ऑफ डीजीसीए एक्सेप्टेंस, यानी किस फॉर्म पे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, कहाँ पे सेंड करना है और क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। सो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फेमो चाहती है फॉर एक्सेप्टेंस बाय डीजीसीए, तो वो अप्लाई करेगी ऑन फॉर्म FM1, डीजीसीए फॉर्म FM1। इसी के साथ साथ डीजीसीए सप्लीमेंट रेडी करेगी, मतलब जो अभी हमने बताया था वो सारे रिक्वायरमेंट्स, वो पूरा डीजीसीए का सप्लीमेंट रेडी करेगी। एविडेंस ऑफ नीड होगा साथ में, मतलब क्या मतलब किसने रिक्वायरमेंट प्लेस करा, मतलब किसने ऑर्डर प्लेस करा है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट होगा, या फिर वर्क ऑर्डर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किस कस्टमर ने रिक्वायरमेंट की है जो उनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। कस्टमर जो है कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट या ओनर हो सकता, एयरक्राफ्ट ओनर या ऑपरेटर हो सकता है,
एनी CARM एंड CAR 145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कोई दूसरा फैम हो जो कि ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय DGCA हो। तो इनमें से कोई भी हो सकता है कस्टमर जिसने अप्लाई किया हो। साथ ही साथ में रिक्विजिट फीस हो, और अगर फार पार्ट 145 रिपेयर स्टेशन है तो फिर कॉपी ऑफ एयर एजेंसी सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ में एसोसिएटेड ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस हो, और कंट्रोल्ड कॉपी ऑफ RSM हो। और अगर यासा पार्ट 145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल हो, एसोसिएटेड अप्रूवल शेड्यूल हो, और साथ ही साथ में कंट्रोल्ड कॉपी ऑफ MOE हो। जो RSM है जिसको हम लोग MOE कहते हैं वो वही होती है रिपेयर स्टेशन मैनुअल, और MOE तो हम लोग को पता ही है मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन। दोनों सेम है बट दो कंट्रीज अलग हैं तो दोनों ने अलग अलग नाम दे दिया है। वैसे ही क्या कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल को उन्होंने कॉपी ऑफ एयर एजेंसी सर्टिफिकेट कह दिया है। उनका एयर एजेंसी सर्टिफिकेट यानी उनका अप्रूवल का सर्टिफिकेट। साथ ही साथ में ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन जो कहा गया है ये अप्रूवल शेड्यूल है। सो ये सभी चीज़ें सेंड किए जाएंगी टू DGCA ऑफिस, और इन सभी चीज़ों के आने के बाद में अगर DGCA को लगता है कि हाँ वो सेटिस्फाइड है हर एक चीज़ से तो फिर वो इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस रूल 133BA के अकॉर्डिंग, जिसकी वैलिडिटी DGCA डिटर्मिन करेगा। DGCA डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने क्या एविडेंस ऑफ नीड दिया है, कितना टाइम की ज़रूरत है, बट 2 ईयर्स से कम की ही वैलिडिटी होती है, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी जिस दिन से इशू किया है उस दिन से 2 ईयर्स के अंदर ही उसकी वैलिडिटी होती है। और जो कंटिन्यूएशन ऑफ वैलिडिटी होती है वो डिपेंड करती है जो DGCA ने एक ऑडिट किया होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कभी भी किसी भी टाइम पे DGCA ऑडिट कर सकता है, और इस ऑडिट के जो पैसे हैं मतलब जो कॉस्ट है वो जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है फैमो है वो ही होल्ड करेगी, और साथ ही साथ में इस ऑडिट पर डिपेंड करता है उसकी वैलिडिटी कंटिन्यू होगी, सस्पेंड होगी, या फिर रिन्यूअल की ज़रूरत है। रिन्यूअल के लिए फैमो अप्लाई करेगी फिर से DGCA फॉर्म FM1 पर, यानी इनिशियल के लिए भी और रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई करना है ऑन DGCA फॉर्म FM1। FM1 के साथ में उनको जो जो चीज़ें उन्होंने पहले दी थी एविडेंस ऑफ नीड, DGCA सप्लीमेंट, फीस और जितनी भी चीज़ें थी वो सब फिर से अटैच्ड होंगी। एविडेंस ऑफ नीड इस बार दिखाना है कि ज़रूरत है या नहीं है एक्सटेंड करने के लिए, मतलब अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर नहीं है, और वर्क ऑर्डर है या फिर नहीं है, ये चीज़ का एविडेंस ऑफ नीड सबमिट करना है। बाकी जितनी भी चीज़ें पहले सबमिट की थी फिर से किए जाएंगी, बट एक्सपायर होने से 30 डेज़ पहले, यानी जो अभी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो एक्सपायर होने से 30 डेज़ प्रायर सब कुछ सबमिट होगा ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। उसके बाद में फिर से रिन्यूअल जो होगा वो रिन्यूअल होगा 2 ईयर्स के लिए, अनलेस DGCA को लगता है कि 2 ईयर्स की ज़रूरत नहीं है, कम मतलब 6 मंथ में या 1 ईयर में ही हो जाएगा तो DGCA लिमिट कर देगी पीरियड, नहीं तो नॉर्मली वो 2 ईयर्स के लिए होता है। और अगर 30 डेज़ के बाद मतलब एक्सपायर होने के बाद अप्लाई करेंगे रिन्यूअल के लिए तो फिर उसका जो एप्लीकेशन होगा वो ट्रीट किया जाएगा एज एन इनिशियल एप्लीकेशन, यानी जो इनिशियल टाइम पे जितने पैसे लगे थे फिर से उतने ही पैसे लगेंगे। और ये जो रिन्यूअल हुई है इस रिन्यूअल के पीरियड में भी एटलीस्ट वंस DGCA जो है अपना ऑडिट करती है। सो अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर नेम चेंज, एड्रेस चेंज, मतलब जो चेंजेस आते हैं DGCA की एक्सेप्ट की हुई फैमो में किस तरह से होंगे। अगर DGCA सप्लीमेंट में कोई अमेंडमेंट होती है तो फिर वो सबमिट किया जाएगा टू DGCA। किसी भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर पहले ही से जो DGCA एक्सेप्टेंस है उसमें कोई अमेंडमेंट आता है तो कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसके अलावा अगर कोई चेंजेस होते हैं तो फिर उसको एक फिर से इनिशियल एक्सेप्टेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि फिर से एक न्यू एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होगी। और अगर किसी भी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस में कोई अमेंडमेंट आता है तो इससे एक्सपायरी डेट नहीं चेंज होगी। ये अलग बात है कि आपने अमेंडमेंट के लिए जब अप्लाई किया साथ ही साथ में आपने रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर दिया,
विथ रिन्यूअल फीस। सो ये अलग चीज़ है। बट अगर आप सिर्फ अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर चेंज ऑफ एक्सपायरी डेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो करंट सर्टिफिकेट में है वही फॉलो होगी। सो अब लास्ट टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अपील प्रोसीजर, यानी किस केस में डीजीसीए जो है रिवोक कर सकती है पूरा या फिर पार्शली। अगर डीजीसीए को लगता है कि कोई सेफ्टी फेलियर है या फिर कोई सिग्निफिकेंट फेलियर है कि वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे कंडीशंस के साथ में, जो कंडीशंस डिस्कस की थी जिसके लिए उनको एक्सेप्टेंस मिली, तो फिर डीजीसीए या तो कंप्लीट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है या फिर पार्शियल। और नेक्स्ट केस आता है अगर फा और यासा जिसने उस फेमो को अप्रूवल दी हुई है, हमने तो सिर्फ एक्सेप्टेंस दी थी, अब बात करते हैं अगर उन्होंने उनका अप्रूवल कैंसिल कर दिया है तो फिर ऑटोमेटिकली जो डीजीसीए का सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। मतलब जब उन्होंने अप्रूवल ख़त्म कर दी तो हमारा तो डायरेक्टली डीजीसीए का इनवैलिड हो जाएगा। और 30 डेज़ के अंदर अगर लेटर ऑफ रेवोकेशन आता है डीजीसीए की तरफ से तो 30 डेज़ के अंदर फेमो अपील कर सकता है डीजीसीए को, सारे एविडेंस दे सकता है कि नहीं ऐसा था वैसा नहीं था, अपने साइड से एविडेंस दे सकता है। और अगर इस ज़रूरत में अगर ऐसा लगता है कि डीजीसीए की ऑडिट की स्पेशल ऑडिट की ज़रूरत है तो उसका खर्चा भी फेमो उठाएगी। तब तक के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है टेम्परेरी सस्पेंड हो जाएगा जब तक फाइनल डिसीजन अपील का ना हो जाए। और अगर फेमो या यासा जो है जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उनका अप्रूवल रिवोक कर देते हैं या लिमिट कर सकते हैं तो फिर आप डीजीसीए को अपील कर नहीं सकते हैं। मतलब हम लोगों ने अभी बताया था ना कि फेमो का जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो डायरेक्टली इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर इस केस में आप डीजीसीए को अपील नहीं कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ सीरीज़ ई पार्ट 11। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिएगा। अगर आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत है तो फिर इंस्टा पर डीएम करिएगा, वी विल प्रोवाइड यू विद नोट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट टिल नाउ। आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा है हम लोगों के साथ, इसी वजह से हम लोग ग्रो कर सक रहे हैं। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ।